हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स की, कि कैसे हम इस चैप्टर को कंप्लीट 30 मिनट टू 50 मिनट में कवर कर सकते हैं। जैसे तुम देख रहे हो, कुछ बच्चे कुछ एक्सप्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं, x-1। अब ये जो फंक्शन है ना, इसको fx लिखा गया है, तो इसको हम आज अब के टाइम में क्या करेंगे, इसको बोलेंगे कि ये एक अपना y की वैल्यू है। ओके, एक्चुअल में इसको फंक्शन बोला जाता है, पर हम इसको y मान रहे हैं, सेकंड वेरिएबल। तो y इज इक्वल टू x-1। सो x क्या हो जाएगा, अगर 1 की साइड में चेंज कर दूँ तो x इज इक्वल टू y प्लस 1। ये वेरिएबल हो गया x और y। अब देखो, जब तुम पहली बार कोई जिम में जाता है तो इक्विपमेंट चलाने का पता नहीं होता, इस तरीके से लटक रहा होता है ना। और कुछ भी चीज़ तुम थ्रो करते हो तो इस तरीके से नीचे आती है, पहले ऊपर जाती है फिर नीचे आ जाती है। तो ऐसे ही ये जो ऊपर फेंकनी, दूर फेंकते कोई चीज़ तो इस तरीके से मूव करती है, तो इस शेप के ग्राफ को बोलते हैं पैराबोला। इस शेप के ग्राफ को क्या बोलेंगे हम, पैराबोला। ओके, अब यहाँ 2.1, अब मैं इससे पहले मैं एक थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखो, हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है पोलिनोमियल। पोली मतलब बहुत सारे, नोमियल मतलब टर्म के लो, वेरिएबल के लो, तो हम उसके अंदर बात करेंगे। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे इसके अंदर एक ही वेरिएबल है, यानी कि पावर एक ही है, तो इस तरीके के पोलिनोमियल को आप बोलते हैं लीनियर। ओके, और अगर x की पावर जो वेरिएबल है उसकी पावर 2 आ जाए, यहाँ मैं कुछ भी लिख सकता हूँ 2x-1, तो इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यहाँ मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दी है। क्यों लिखा है इसका आगे चलेंगे। अगर हाईएस्ट पावर 3 ले लूँ, प्लस में 3 लिख दूँ, तो अगर कोई भी पोलिनोमियल होगा, कोई भी एक वेरिएबल की टर्म्स होगी जिसके अंदर पावर डिफरेंट डिफरेंट होगी, 3, 2, 1 ऐसे, तो उसको ये क्या हो गया, क्यूबिक। अब देखो, पावर 4 भी हो सकती है, -2x³ इस तरीके से पावर, छोटी पावर जितनी मर्जी आ सकती है, ठीक है। 3x² -x+1, ये हो गया बाई क्वाड्रेटिक। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, ये वाला है क्वाड्रेटिक। तुम 9th क्लास में ऑलरेडी इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ चुके हो, जानते भी हो। अब जो नई एनसीईआरटी बुक आई है उसके अंदर ठीक ठाक दिया हुआ है। बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो 10th के अब की बार वाली बुक में अच्छे खासे दिए हैं। तो ये होगी, ये कैसे पहचानी जाती है, देखो हाईएस्ट पावर, अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है तो इसको बोलेंगे लीनियर। अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो इसको बोलेंगे क्यूबिक। और अगर पावर 4 है हाईएस्ट, ऐसा नहीं कि यहाँ 12 लिखे हुए, नहीं, हाईएस्ट पावर अगर 4 है तो ये बाई क्वाड्रेटिक। जैसे पावर 5, 6 ये चलता रहता है। तो इस तरीके से पहचानते हैं पोलिनोमियल को। इसमें एक चीज़ हमेशा याद रखना, पावर ऑलवेज नेचुरल नंबर होगी। जो पावर है ना, ये हमेशा एक नेचुरल नंबर होगी। ओके, होप सभी को समझ में आया होगा। और ये हाईएस्ट पावर होती है, इसी को हम डिग्री बोलते थे 9th क्लास में। तो देखो, यहाँ नंबर ऑफ जीरोस कैसे पहचानते हैं, जैसे ये कि कोई ग्राफ है तो एक सीधी लाइन दिख रही है, तो ये क्या हुआ, लीनियर। ग्राफ के अंदर क्या बोला है, नंबर ऑफ जीरोस, हमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने। अब मैं थोड़ा सा ग्राफ के माध्यम से तुम्हें समझाता हूँ कि किस तरीके से नंबर ऑफ जीरोस निकाले जाते हैं। एक चीज़ को समझो, यहाँ पर, यहाँ जो भी आपको एक्स एक्सिस दी गई है ना, ये वाली, और ये वाई एक्सिस है, ये तो आप सभी जानते हो कि एक्स और वाई एक्सिस कार्टेशियन प्लेन के अंदर होती है। अब क्या हुआ, यहाँ जो ये दूसरी लाइन है, इसको देखो, ये वाली, ये है फंक्शन की या पोलिनोमियल है, ये कोई ना कोई। ओके, ये कोई ना कोई हमारा पोलिनोमियल है, इसको रेड कर देता हूँ। अब क्या ये लाइन एक्स एक्सिस को टच कर रही है कहीं,
कहीं नहीं कर रही ना, इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, देखो नंबर ऑफ जीरोस, तो इसके जो जीरोस होंगे वो कितने होंगे, कोई जीरोस होगा ही नहीं, क्योंकि इसने एक्स एक्सिस को टच ही नहीं किया। ये y इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। ए मैंने इसलिए लिखा है कि ए कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है, ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो इसको बोलते हैं ये कांस्टेंट हो गया, तो ये यहाँ कोई भी जीरोस नहीं निकला, ठीक। अब देखो, अब जीरोस क्या होते हैं, ये 9th में तुमने पढ़ा है कि अगर कोई भी x की वैल्यू अपन उसी फंक्शन में पुट कर दें तो उसका आंसर अगर जीरो आ जाए तो उसको बोलते हैं जीरोस, यानी होती वो x की वैल्यू है, वेरिएबल की वैल्यू। अब यहाँ बड़ा आसान है, x एक्सिस y एक्सिस दिया हुआ है, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से जा रहा है, तो यहाँ पर एक बार x एक्सिस को कट कर रहा है, तो ये क्या हुआ, इसका जीरोस हो गया। और जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पर कितने, हमें सिर्फ नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं, तो यहाँ पर ओनली 1 है, ये नहीं बताना है कि कौन सा है, वो आगे सीखेंगे कैसे निकालना है। अब देखो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, एक्स एक्सिस को कितनी बार टच किया जा रहा है, कट किया जा रहा है इसके द्वारा, या टच किया जा रहा है, तो 3 बार, तो इसका आंसर कितना हो गया 3। अब ये देखो, मैंने तुम्हें बताया था ये उल्टा बन गया, अपन ने पढ़ा था कि ऐसी शेप, तो ये उल्टा भी तो बन सकता है, तो ये दोनों शेप ही क्या होती है, पैराबोला। देखो मैं जो बोल रहा हूँ ना उसको अच्छे से सुनना, क्योंकि साथ के साथ मैं क्वेश्चन करवाते हुए कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाता रहता हूँ, ताकि बोरिंग ना लगे बच्चों को कि पहले कॉन्सेप्ट पढ़े हुए, साथ के साथ सिर्फ सीखते जाओ। एनसीईआरटी से सिर्फ तुम कंसेप्ट सीख सकते हो। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने, 2, तो हो गया जी। अब ये देखो यहाँ काउंट करो कितने नंबर ऑफ जीरोस, 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ जीरोस इसका आंसर कितना आ गया 4। यहाँ पर कितने, देखो यहाँ डबल मत काउंट कर लेना, ये एक ही बार टच की है तो यहाँ एक ही बनेगा, यहाँ पर भी एक, तो नंबर ऑफ जीरोस आ गए 3। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन। देखो कुछ और एग्जांपल लिए, नंबर ऑफ जीरोस यहाँ कितने, 1 2 3 4। अब यहाँ x की वैल्यूज गिवन है तुम्हें, देखो कौन सी है, -4 और क्या है -2 1 और 3, ये वैल्यूज हैं x की, इन्हीं को जीरोस बोला गया। जब भी ये वैल्यू तुम इस ये जो भी ग्राफ बना हुआ है जिस भी इक्वेशन को उसमें पुट करोगे तो वो आंसर 0 देगा। यहाँ देखो कितना है नंबर ऑफ जीरोस, तो 3 है। आगे चलते हैं, ये भी बड़ा आसान है, काउंट कर लेना, यहाँ भी तुम्हें साफ दिख रहा है कि नंबर ऑफ जीरोस। अब ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² + bx + c। यहाँ पर a है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, बाकी कोई भी नंबर हो सकता है, और b और c 0 हो सकते हैं, एनी रियल नंबर, ठीक है, a b c एनी रियल नंबर, बट a के लिए कंडीशन है 0 नहीं, अगर 0 हो गया तो ये टर्म तो पूरी 0 हो जाएगी ना, इस वजह से। अब देखो ये इसका ग्राफ बना दिया, इसका ग्राफ नीचे भी बन सकता है, तो इसको बोलते हैं पैराबोला ग्राफ। बार बार पैराबोला इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में घुस जाए कि क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल होता है उसका ग्राफ पैराबोला बनता है। कई बार सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं और मैक्सिमम 2 जीरोस होते हैं, ये रहा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो इस तरीके से, और इसकी शेप नीचे की तरफ भी हो सकती है। ये देखो बहुत सारे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये स्टैंडर्ड फॉर्म, ये उल्टा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी अगर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी होगी तो क्या आ गया, -ax² + bx + c, ऐसा हो जाएगा ये। अब आगे चलते हैं, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना तुमने ऑलरेडी, तुम जानते हो कि x को पहले दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 1 से करेंगे, वैसे ये है, इसको भी 2 चीज़ों से मल्टीप्लाई करके ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। अगर यहाँ y ना होकर x होता तो देखो कैसे, x को x से मल्टीप्लाई करते क्या होता हमारे पास, x², x को 2 से करते तो -2x, फिर 1 को x से करते तो +1x, फिर 1 को 2 से करते तो 2 और प्लस माइनस माइनस। अब ये क्या बन जाएगा, देखो -2 + 1, तो ये बन गया -1x रहेगा ना, -2 बन गया कि नहीं बन गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, डेफिनेटली बन गया। देखो यहाँ पर a यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1,
ए बी क्या है -1, सी क्या है -2। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। देखो कोई भी फुटबॉल प्लेयर जब फुटबॉल को किक मारता है तो इस तरीके से जाती है। इसको एक प्रोजेक्टाइल मोशन भी बोलते हैं, बट ये हमारी एक पैराबोला शेप होती है। समझेंगे? हमने यहाँ पर क्या पढ़ा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। मेनली यही ज़रूरी है। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमने क्या पढ़ी? वो होती है सर ax² प्लस bx+c। इसके अंदर हमने पढ़ा कि a है वो कभी भी 0 नहीं होगा, बाकी ये तीनों होल सारे रियल नंबर होंगे। ठीक है। मैक्सिमम इसके नंबर ऑफ जीरोस, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं? जितनी इनकी हाईएस्ट पावर होती है। तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 मैक्सिमम। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ कि एक भी हो सकता है, कई बार 2 बार 1 1 आ जाए तो एक ही बार टच करके, देखिए ग्राफ हो सकता है आपका यहाँ आया, एक ही बार एक्स एक्सिस को टच किया निकल गया। कई बार हो सकता है ग्राफ ऐसे टच कर जाए तो 2 बार टच कर गया, ऊपर ही निकल जाए तो इसका मतलब कोई भी रियल रूट है ही नहीं। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेशन हमने पढ़ ली, क्या थी? ax² प्लस bx+c सम ऑफ जीरोस, ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरोस। जीरोस हमने क्या माने थे? एक अल्फा मान लेते हैं, एक अल्फा है और एक बीटा है, ये हमने मान लिए जीरोस है। ठीक। तो अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो क्या होगा? -b/a। इसको याद रखना, ये फॉर्मूला बड़ा काम है। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा जो होंगे वो होंगे c/a, यानी कि कोफिशिएंट से भी डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं इनका सम और प्रोडक्ट। अब ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन था, इसको समझाने के लिए मैंने इतना लंबा चौड़ा लिखा है कि इस तरीके से दिया होता है मैथ में, हमें समझ नहीं आता है। इस पर किया गया मैं तुम्हें ये क्वेश्चन अपन अलग से सॉल्व करके दिखाता हूँ, क्यों टीचर की जरूरत होती है। इसमें तुम्हें अगर मैं डायरेक्ट बताऊंगा तो अभी समझ में नहीं आएगा। हमारे पास है x² - 2x और +8, ये हमारे पास इक्वेशन है, राइट। ये हमारा इसके क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और इसके हमें जीरोस फाइंड करने हैं। इस मेथड को बोलते हैं मिडल टर्म स्प्लिट मेथड, और हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि फैक्टराइजेशन। अब ये क्या मेथड होता है सर, किस तरीके से निकाला जाता है? अब देखो इसके अंदर दो चीजें हमें, एक यहाँ लिखना है P और एक लिखना है S। ये क्या होता है? देखो यहाँ कुछ नहीं है, जो ये P होता है ना वो A और C का प्रोडक्ट होता है, और जो सम होता है ना वो B होता है। ठीक है, इसको याद रखना। 1 × 8 यानी कि ये AX, अगर मैं यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दूं, प्लस BX+C, तो तुम्हें आसानी से दिख जाएगा A की वैल्यू कितनी है? 1, C की वैल्यू कितनी है? 8। तो मेरे पास आंसर आ गया 8। सम क्या है? B क्या है? -2। अब ये दोनों क्यों लिखे? हमें दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट करने पर तो 8 आ जाए, सम करने पर -2 आ जाए। अब तुम कहोगे सर ये फैक्टराइजेशन मेथड नाम कहाँ से पढ़ा? तो ये यहीं से पढ़ा कि जो प्रोडक्ट वैल्यू उसके फैक्टर कर दो। 2 से डिवाइड किया 4, फिर 2 से डिवाइड किया 2, फिर 2 से डिवाइड किया 1। अब देखो यहाँ पर 4 फैक्टर आ गए, हमें इन चारों को 2 में कन्वर्ट करना है। मैंने सोचा इन दोनों को कर लेता हूँ, 4 और ये बना 2। 4 2 ज़ा 8 होता है। 4 - 2, अगर देखो मैं 4 - 2 लेता हूँ तो मेरे पास प्लस का 2 आता है। अगर मैं -4 और +2 लेता हूँ तो मेरे पास माइनस का 2 आता है। जब आप इसके फैक्टर कर लेते हो ना तो हमें ये चीज़ करना है कि उसके बाद मल्टीप्लाई चेक करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बाकी कर लेना। तो अब देखो अपने को क्या चाहिए? -2 आ रहा है तो मेरे पास दो फैक्टर आ गए, -4 और प्लस का 2। अब यही लिख देंगे
और मिडिल टर्म क्यों बोला गया, क्योंकि इसको बीच में लिखना है। -4 इसको तोड़ा है हमने, -2x को, और +2x। अब तुम इसमें एक चीज़ ध्यान देना कि ये मिडिल टर्म स्प्लिट हो गई। यहाँ अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये जो 2x है ना, ये इन दोनों को अगर वापिस से कर दूंगा तो ये -2x बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? आगे वाली जो टर्म थी उसको एज इट इज लिख देता हूँ, पीछे वाली को और एज इट इज लिख देता हूँ। तो ये देखो मिडिल टर्म स्प्लिट हो गई कि नहीं हो गई। फैक्टराइजेशन मतलब हमने यहाँ फैक्टराइजेशन यूज कर लिया कि नहीं कर लिया। इस वजह से इसको या तो फैक्टराइजेशन मेथड बोल दो, क्योंकि फैक्टराइजेशन से हम बीच वाली टर्म तोड़ रहे हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड इसलिए बोलते हैं क्योंकि बीच वाली टर्म तोड़ी है। समझ गए? तो आपको मेथड के नाम भी पता चल गए कि क्यों नाम पड़े। अब आगे देखो क्या होता है। अब इसके बाद वापिस से मत कर देना, तो इसको वापिस से मत कर देना कि -4x + 2x वापिस से -2x बन जाएगा। नहीं, इसके आगे का क्या स्टेप है? तो इसके आगे के स्टेप में क्या है, हम पहले की जो दो टर्म है ना, इनके अंदर से कॉमन लेंगे कि दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। तो कॉमन क्या है? देखो 1 और 4 में तो कुछ कॉमन आएगा नहीं। x² और x में से x कॉमन आ जाएगा। कॉमन का मतलब होता है ऐसी चीज जो दोनों में कॉमन है उसको एक बार बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ क्या बच गया? x ही बच गया, माइनस यहाँ क्या बच गया? 4 बच गया कि नहीं बच गया? वापिस से देखो, x को x से मल्टीप्लाई करो x², x को 4 से मल्टीप्लाई करो 4x, वापिस से यही आ जाएगा। अब यहाँ देखो क्या कॉमन आ रहा है, ये साइन यहाँ जो है वही आएगा प्लस। अब x दोनों में नहीं है तो x तो कॉमन आ नहीं सकता, 2 है तो 2 8 को भी डिवाइड करते हैं तो ये आ गया 2 कॉमन। तो बचा क्या? x, यहाँ पर क्या बच गया? +4। बट यहाँ तो गड़बड़ होगी। क्या गड़बड़ होगी सर? बताइए क्या हो गया है यहाँ पर? हमने क्या कुछ गलत ले लिया था क्या? -8 था भाई, गलती होगी, बड़ी भारी मिस्टेक हो गया भाई। -8 था तो इसका मतलब यहाँ माइनस होगा और यहाँ भी माइनस होगा। तो माइनस होगा तो यहाँ हमें एक चीज हटानी पड़ेगी, है ना। इसको बाहर निकालो, यहाँ से भी बाहर निकालो, यहाँ से भी बाहर निकालो। अब तुम कहोगे सर इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? देखो भाई, -4 और +2 की मल्टीप्लाई -8 आनी चाहिए, तो यहाँ हमने इसको ध्यान नहीं दिया था, ध्यान रखना। अब दोनों देखो एक जैसे आगे कि नहीं आगे। अगर ये दोनों एक जैसे नहीं आ रहे थे ना पहले, तो मेरे को यहीं से आइडिया हो गया, मैंने कहा कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दी अपन ने। इस वजह से यहाँ हमें क्या लेके आना है? माइनस लेके आना है। तो इस वजह से मुझे यहाँ आइडिया आ गया। अब देखो ये दो टर्म बन गई पूरी की पूरी। अगर तुम इसको थोड़ा सा क्लियरिटी से देखो से, तो यहाँ दो टर्म बन गई, ये पूरी टर्म और ये कंप्लीट टर्म। तो हमारे पास दो टर्म है। अब इन दोनों से कॉमन लेना है। इन दोनों स्टेप में सबसे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। यहाँ तो देखो तुम रट्टा मार लो तब भी चलेगा कि ब्रैकेट वाली एक साथ आई तो मेरे को इनको एक बार लिखना है और बची हुई को एक साथ लिख देना है, x + 2। ओके, क्यों? क्योंकि देखो x -4 दोनों में कॉमन था, मैंने बाहर निकाल लिया तो अंदर बचा x प्लस में 2 बच गया। अब इसके आगे वाला स्टेप बहुत आसान है कि पहले फैक्टर को इक्वल टू 0 रख दो और दूसरे फैक्टर को इक्वल टू 0 रख दो। दूसरा फैक्टर क्या है? x + 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ देखो x कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, और यहाँ से 2 की साइड चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा? -2। आई होप तुम सभी इस चीज़ को समझे होंगे। अब मैं बैक तुम्हें लेके जाता हूँ पीछे। यहाँ देखो इन्होंने यही चीज़ की थी, इन्होंने वो p और s नहीं लिखे थे, वो लिखने हैं। देखो -4 + 2 इनको कॉमन लिया, ये आ गया, यहाँ से ये। अब दोनों जीरोस हैं तो उन दोनों को अलग अलग से 0 की इक्वल रखा गया। तो एक x की वैल्यू कितनी आई? 4, हमारी भी 4 आई थी, और एक x की वैल्यू कितनी आई? -2। ये देखो और दिया हुआ है, बट ये लिखने का तरीका अच्छा है, प्रॉपरली तुम्हें समझ आ रहा होगा। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि मैथमेटिकल लैंग्वेज ऐसे जो सॉल्यूशन दिए होते हैं वो इसीलिए समझ में नहीं आते हैं। ये बहुत अच्छा मेथड है, इस तरीके से करोगे आप
अब अगर वेरीफाई करना है तो वो जो सम ऑफ और प्रोडक्ट ऑफ वाला था ना वो लगाना है। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, मैंने तुम्हें इस चीज़ को याद मत रखना चाहिए। यहाँ हम लिखेंगे माइनस बी बाय ए। अब बी की वैल्यू क्या थी, देखो दोनों क्या है, ए का इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो, कुछ भी मान लेना चाहिए। तो -2 + 4 कितना आ गया, 2 आ गया, राइट। अब इधर देखो, ये ए बी और सी है, तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है, -2, ए की वैल्यू कितनी है 1, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 2 डिवाइड बाय 1 2 आ गया। इस तरीके से वेरीफाइड हो जाएगा। ऐसे ही प्रोडक्ट क्या था, सी बाय ए, देखो सी की वैल्यू -8 बाय ए तो -8, इनका प्रोडक्ट भी -8 तो वेरीफाइड। इस तरीके से करना है। ऐसे ही हम ये क्वेश्चन करेंगे। अब देखो सेम उसी तरीके से इसमें करेंगे कि मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। देखो इस बात को मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। उसी को हम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। तो कई बार क्या है, एग्जामिनर क्वेश्चन घुमाने के लिए तुम्हें ये क्वेश्चन देख के बोल सकता है कि तुम एक काम करो, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड के द्वारा इसको निकालो या फैक्टराइजेशन मेथड के। तो तुम्हें उसमें कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। क्या बताया था, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म माइंड में रखनी है। मैं इसके ऊपर लिख रहा हूँ, तुम्हें ये जरूरत नहीं पड़ेगी, स्टार्टिंग में तुम कर सकते हो ये। ऐसा क्यों, क्योंकि इससे तुम्हें ए बी सी और इन सब की वैल्यू पता चल जाएगी। प्रोडक्ट क्या था हमारा, ए और सी की मल्टीप्लाई, ए 4 है और सी 1 है, 4 × 1 तो 4 ही आ जाएगा। और सम कितना आएगा, जो बी की वैल्यू -4, तो -4 आ गया। अब मुझे करना है प्रोडक्ट के फैक्टर, ठीक। तो प्रोडक्ट के फैक्टर हुए 2 और 2, क्योंकि फैक्टर कर लेते हैं ना तब तुम्हारा ये प्रोडक्ट अपने आप आ जाएगा। देखो 2 × 2 = 4 अपने आप आएगा। अब तुम्हें सिर्फ ध्यान देना इस सम वाले पर कि इन फैक्टर से तुम्हें 2 नंबर बनाने हैं जिनका सम -4 हो। तो 2 + अगर 2 करता हूँ मैं तो मेरे पास प्लस का 4 आता है, और वहीं अगर मैं -2 + -2 कर देता हूँ तो 2 नेगेटिव टर्म जोड़ता हूँ तो -4 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ से मेरे पास 2 फैक्टर मिल गए, -2 और -2। तो बीच वाले के अंदर लिखेंगे -2, यहाँ वेरिएबल क्या लिखना है, s, -2s। बाकी क्या किया जाएगा, बाकी जो भी थे लास्ट और फर्स्ट टर्म उसको एज इट इज रख देना। देखो इसके अंदर सबसे ज़्यादा एक चीज़ ध्यान रखना, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, अगर ये चीज़ स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दी हुई है तो तुम्हें बनानी पड़ेगी। अब देखो पहले जो 2 हैं इनके अंदर क्या कॉमन आ रहा है। अब तुमको सर हमें कॉमन लेना नहीं आता, तो आओ जाओ इधर बताता हूँ, एक और तरीका बताता हूँ। ये इसको फैक्टर कर लो, इसको छोड़ो यार, इधर करो, रफ वर्क करो, ये हमारा रफ वर्क है। 4 के फैक्टर कर लो। 4 के फैक्टर तुम्हें पता है क्या होते हैं, 2 × 2 × s स्क्वायर है तो 2 बार। अगर तुम इसको बार बार करोगे फिर ऑटोमेटिकली मेंटली होने लग जाएगा। अब यहाँ मैं तुम्हें बताता हूँ कि ब्रैकेट लगा लेना हमने, एक माइनस का साइन। अब देखो इन दोनों में कॉमन जो चीज़ तुम्हें एक जैसी दिख रही है ना दोनों साइड, उसको कट कर लो। 2 दिख रहा है, s दिख रहा है, और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मैंने 2 और s बाहर लिख दिया। इसका मतलब अंदर ही दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसलिए कॉमन ले लिया। बचा क्या यहाँ पर, 2s। यहाँ कुछ नहीं बचा, देखो जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ एटलीस्ट कौन होता है, 1 प्रेजेंट होता है। ये लो जी, तो तुम्हें यहाँ से समझ में आ गया, पहले 2 हैं उनमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2s कॉमन आ रहा है। बचा हुआ क्या है, 2s - 1। अब इन दोनों में, अब तुमको सर इन दोनों में क्या, जो यहाँ साइन हो उसको तो लेना ही लेना है, हमेशा याद रखना। जो ये सबसे आगे साइन होगा ना पहले वाले, उसको लेना ही लेना है। जो कॉमन आएगा ना ये साइन पक्का आएगा। अब आ जाओ जी, अगर यहाँ माइनस है ना, प्लस है तब तो कोई दिक्कत नहीं, अगर माइनस है ना तो ये साइन बदल जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये वापस से प्लस आ जाएगा। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। तो अब तुम्हारा एक सवाल होगा, सर अब कैसे फैक्टर करोगे, जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो आपको पता है क्या होता है वहाँ 1, तो ये एज इट इज आ जाएगा 2s - 1, क्योंकि 1 से 1 कॉमन ले लिए तो कुछ बच्चे कहेंगे सर यहाँ तो 0 बच जाना चाहिए, नहीं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे वापस यही आ जाएगा। एक चीज़ कॉमन लेते हो तब हमेशा दिमाग में रखना
कि वापस उस चीज को वापस एज्यूम करना कि अगर वापस उस स्टेप पर जाना चाहूँ पीछे वाले पर तो क्या जा रहा हूँ आसानी से। तो यहाँ भी क्या हुआ, कॉमन क्या आया था हमारा 1। सो 2s-1, देखो -1 मल्टीप्लाई होगा 2s के साथ तो -2s आ जाएगा, -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 1। ये देखो बैक टू हेयर, वापिस आ गए। इसका मतलब सही है। एक और तरीका बताया तुम्हें कि ये दोनों देखो सेम आ रहे हैं ना। अब इसके बाद में कॉमन लेने का नहीं, ज़्यादातर बच्चों को ऐसे सिखाता हूँ कि बेटा इसको एक बार लिख लो आप, 2s-1 यहाँ 2 बार है, और ये दोनों साथ लिख दो 2s और ये माइनस वाला 1। तो 2 फैक्टर बन गए, दोनों एक जैसे ही फैक्टर है। उसके बाद क्या करना है, पहले वाले फैक्टर को इक्वल टू 0 रखना है, सेम और लिख के दूसरे वाले फैक्टर को भी इक्वल टू 0 लिख देना है। हमारा यहाँ s टारगेट है, तो यहाँ 2s 1 की साइड चेंज करिए, पॉजिटिव नेगेटिव दे दे रहा है, पॉजिटिव हो गया। 0 के साथ +1 करोगे तो क्या आ जाएगा, सेम ही आ जाएगा 1। तो s की वैल्यू क्या होगी 1/2। तो ये तो सेम ही था ना उसके जैसा ही, तो यहाँ भी तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। ये मैं तुम्हें बता रहा था कि तुम कहोगे सर 1/2 इसका मतलब तो एक ही 0 हुआ 1/2। अरे एक ही 0 हुआ, बट ये देखो अगर ऐसे आता हुआ ग्राफ ऐसे टच करके चला गया, यहाँ नहीं किया टच, देखो 1/2 अगर यहाँ 1 है तो यहाँ कहीं होगा, है ना। तो ये ग्राफ क्या करेगा, इधर से आते आते इस 1 को टच करेगा और ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो ये बन गया, यानी कि इसका एक ही फैक्टर है, पर इसकी शेप कैसी है, पैराबोला है। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक है। वेरीफाई तुमने सम ऑफ फ्रूट और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट से करना है। होप सभी को समझ में आया होगा। अब देखो आगे कुछ चीजें बताता हूँ। यहाँ देखो a ग्रेटर देन 0, अगर a ग्रेटर देन 0 है तो हमेशा ऊपर की तरफ पैराबोला बनेगा ग्राफ। अब ये क्या चीजें हैं, ये तुम्हारे को डिस्क्रिमिनेंट है जो कि चैप्टर 4 में समझ में आएगा। अगर a लेस देन 0 मतलब नेगेटिव है तो ये देखो पैराबोला कहाँ हो गया, उल्टा हो गया, नीचे की तरफ मुंह कर लिया उसने। अब पहले तो इसको देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म तुम्हें मैंने बताया था लिखनी जरूरी है, प्लस bx और प्लस c। अब तुम कहोगे सर ये तो ठीक है, यहाँ x वाली टर्म होनी चाहिए बट यहाँ तो कांस्टेंट टर्म है, तो इसका मतलब हमें कुछ आगे पीछे करना पड़ेगा। तो हम कर लेते हैं, पहली x स्क्वायर वाली फिर x वाली। देखो अब इक्वल टू के साइन से इधर उधर नहीं करने कि साइन बदल दो, अब हम इसी को इसी तरफ ही आगे पीछे कर रहे हैं, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 2-3 लिखूँ या -3 + 2 लिख दूँ तो कोई आंसर तो क्या आएगा, -1 ही आएगा ना दोनों में। ऐसा किया है यहाँ पर। अब यहाँ पर जब ये कर लिया तुमने तो इससे तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमें ABCD साफ दिख रहा है कि क्या होगा। अब यहाँ प्रोडक्ट क्या होता है A और C का, A और C कितना है 6 और 3, 6 3 जा 18 प्लस माइनस माइनस क्योंकि 3 नेगेटिव है, और सम मेरे पास कितना है वो -7। तो मुझे किसके फैक्टर करने हैं, प्रोडक्ट के। प्रोडक्ट है 18, अब साइन भी मत लाना है यहाँ पर, वो अपने आप मैनेज हो जाएगा। 2 पर जब इसको आप कट करते हो तो आपको क्या मिलेगा 9, और 9 को 3 पर करोगे तो क्या मिलेगा 3, और 3 को 3 से करोगे तो 1। अब देखो 3 2 जा 6, 6 3 जा 18 तो होते हैं, बट 6 + 3 9 हो जाते हैं और 6 - 3 3 हो जाते हैं। तो हमें चाहिए 7, ठीक है। ऊपर वाले नहीं हुए तो नीचे वाले ट्राई करते हैं। 3 3 जा 9, 9 और 2 11 हो जाते हैं, और 9 - 2 7 हो जाता है। 9 - 2 7 तो हो जाता है, बट मुझे चाहिए -7। कैसे आएगा, बड़ी टर्म है उसको नेगेटिव कर देते हैं, छोटी वाली को पॉजिटिव कर देते हैं, आ गया। तो दो फैक्टर क्या आ गए, -9x और +2x। देखो ये वापिस से -7x आ जाएगा, तो आगे और पीछे वाली दोनों टर्म को एज इट इज लिख दो, -3 और यहाँ लिख दो 6x²। अब वही कॉमन क्या आ रहा है, देखो 6 और 9 में 6 तो कॉमन आ नहीं सकता, तो कौन सा वेरिएबल आएगा, देखो 3 दोनों को डिवाइड करता है, 3 से ऊपर कोई ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करे, नहीं। तो 3 कॉमन आ जाएगा नंबर के तौर पर, x तो कॉमन आएगा ही आएगा। 3 के टेबल में 6 कितने पर आता है 2 पर, तो यहाँ x बचा -3 3 जा 9 होता है। देखो वापिस से करेंगे 3 2 जा 6x², 3 3 जा 9x आ जाएगा। यहाँ साइन प्लस है तो यहाँ भी मैं क्या लूँगा बताओ, यहाँ भी मेरे को प्लस ही लेना पड़ेगा,
ठीक है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या आ गया 1, तो बची हुई टर्म एज इट इज आ जाएगी जब 1 कॉमन आता है तो क्या आ जाएगा 2x माइनस 3। अब यहाँ से फिर बताइए ये दोनों सेम आ रहे हैं, अगर आ रहे हैं तो हमने कोई मिस्टेक नहीं करी है, तो इसको एक बार लिखना है और उन दोनों फैक्टर को एक साथ लिखना है 3x प्लस 1। अब क्या करना है, पहले वाले फैक्टर को इक्वल टू 0 रखेंगे, फिर हम दूसरे फैक्टर को इक्वल टू 0 रख देंगे। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, देखो 2x इज इक्वल टू क्या आएगा +3, क्योंकि बताया मैंने 3 इधर नेगेटिव है, साइड चेंज करने पर पॉजिटिव। अब देखो यहाँ 3 की साइड चेंज कर रहे हैं क्योंकि वहाँ इक्वल टू का साइन दिखाई दे रहा है तुम्हें। अगर इक्वल टू के साइन से मतलब राइट से लेफ्ट लेके जाते हो और लेफ्ट से राइट लेके जाते हो तो वहाँ साइन चेंज होता है, पूरी टर्म उठा के लेके जाते हो। अगर जैसे x के साथ 2 है तो ये मल्टीप्लाई में है 2, तो अगर इसकी साइड चेंज करोगे तो ये डिवाइड में आ गया, ये ऐसे ही यहाँ होगा, तो ये आ गया -1, तो x कितना आ जाएगा -1/3। इस चीज़ को ध्यान रखना, बार बार इसलिए बता रहा हूँ हर स्टेप कि तुम्हें समझ में आ जाए। अब देखो सर, अगर दो ही हाईएस्ट पावर तो 2 है तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक है। अगर 2 ही आ जाए तो भाई कुछ नहीं करना, सीधा कॉमन ले ले यार, है तो इसको इक्वल टू 0 भी लेके निकाल सकते हैं, पर तुम कॉमन लो, पहले फैक्टर बनाओ। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है सर, एक तो u आ रहा है कॉमन, और 4 और 8 में 4 के टेबल में भी आता है और 8 भी 4 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब 4 ले लिया कॉमन, 4u। तो बचा क्या, 4 भी कॉमन, u भी कॉमन, तो एक बच गया u। प्लस में 8 से 4 कॉमन आया तो क्या बचा 2, u तो ऑलरेडी कॉमन है। तो यहाँ क्या आया, दो फैक्टर आ गए सर, तो हम क्या करेंगे 4u इक्वल टू 0 लिख देंगे क्योंकि यहाँ कोई है ही नहीं, और u प्लस 2 इक्वल टू 0 लिख देंगे। यहाँ पर u की वैल्यू क्या आ जाएगी 0/4, तो यहाँ से u मेरा क्या आ गया, तो इसको आप थोड़ा सा अलग टाइप कर सकते हो u को, कई बार कंफ्यूज हो जाओ। तो ये मेरे पास आ गया 0, और यहीं से u की वैल्यू कितनी आ गई -2, तो दो ही फैक्टर आ गए। इसको आप चाहो तो अल्फा बोल दो और इसको चाहो तो आप क्या बोल दो बीटा, यानी कि दो फैक्टर, दो जीरोस। अब अगर सर बीच वाला b गायब कर दे तो देखो यहाँ पर दो चॉइसेस है, या तो इसको एक फॉर्मूला होता है उसके जैसा बना लो, दोनों मेथड बताता हूँ तुम्हें। इसको दो तरीके से कर सकते हैं आप, ठीक है, कैसे, जिससे टी स्क्वेयर -15 है, इसको शुरू में फैक्टर करना चाहते हो फैक्टर नहीं करते, मैं सीधा 0 लिखवाता। तो अब देखो टी स्क्वेयर है वो साइड चेंज करेंगे 15 की, तो इधर आ गया +15। अब स्क्वेयर रिमूव करेंगे अगर लेफ्ट हैंड साइड से, तो राइट हैंड साइड पर क्या आ जाएगा स्क्वेयर रूट। जब भी स्क्वेयर रूट स्क्वेयर उठ के आता है तो उसके आगे दो साइन आ जाते हैं कि टी या तो +15 होगा और या फिर टी की वैल्यू -15 होगी। तो इस तरीके से मेरे पास दोनों रूट निकल गए। एक तो ये तरीका है, इसमें बट ये ध्यान में रखना है कि जब स्क्वेयर एक साइड से हटा के दूसरी साइड पर लगता है तो प्लस माइनस के दो साइन आते हैं। एक और तरीका क्या है सर, जैसे ये टी स्क्वेयर, क्या मैं 15 को स्क्वेयर की फॉर्मेट में लिख दूं, लिख दो सर, √15 का स्क्वेयर करेंगे तो वापस से 15 आ जाएगा। अगर सर यहाँ 9 होता तो तुम ऐसे लिख देते √9 का स्क्वेयर, √9 कितना होता है 3, यानी कि 3 का स्क्वेयर डायरेक्ट भी तो लिख सकते थे, है ना। तो अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ हो गया एक फॉर्मूला अप्लाई, जो 9th क्लास में तुमने आइडेंटिटी पढ़ी थी कि a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर क्या होता है, वो होता है a माइनस बी और a प्लस बी। अब यहाँ a का काम कौन कर रहा है, t कर रहा है, और b का काम कौन कर रहा है, √15, स्क्वेयर नहीं कर रहा, √15, दोनों में माइनस है, इसका मतलब b की वैल्यू सिर्फ √15 है। तो ये आ गया t माइनस √15 और एक आ गया t प्लस √15, तो ये तो हो गए फैक्टर। अब दोनों फैक्टर को इक्वल टू 0 रख दो, तो उससे क्या मिलेगा हमें, अल्फा बीटा यानी कि जीरोस मिल जाएगा, इक्वल टू 0। साइड चेंज करी तो ये आ गया प्लस का √15, और ये प्लस का था तो साइड चेंज करेगी तो माइनस का √15। देखो दोनों का आंसर सेम ही है, राइट।
तो वेरीफाई आप खुद कर लेना, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में बताया है। देखो ऐसे ही है, ये मैं कहूँगा कि तुम खुद ट्राई करना। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखो फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी कि हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल चाहिए। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो मुझे ए बी और सी चाहिए, सीधी सी बात। गिवन द नंबर ऑफ इज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है। पहले सम लिखा हो तो ये सम दिया हुआ है और बाद वाला प्रोडक्ट दिया है। सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसका एक्चुअल मीनिंग ये है कि आपका सम ऑफ जीरोस वो 1/4 है, क्योंकि जब भी इस तरीके से ये रिस्पेक्टिव वर्ड लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या होता है, जो पहले चीज लिखी होगी वो पहले दी होगी, जो बाद में लिखी होगी वो बाद में दी होगी। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो दिया हुआ है -1। देखो बहुत सारे बच्चे ना इसी के अंदर कंफ्यूज होते हैं। कैसे, तो सम ऑफ जीरोस और किस चीज के बराबर होता था बताओ, सम ऑफ जीरोस का मतलब होता है सर -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब होता है c/a। ये स्टार्ट मैंने बताया था तुम्हें। अब इससे क्या होगा, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1, तो मुझे कैसे भी इस 1 को, और यहाँ क्या है 4, यानी कि a दोनों में सेम है, बट a की वैल्यू अगर मैं उसको कंपेयर करूं तो अलग आ रही है, तो मुझे सेम करनी पड़ेगी। तो कैसे हो सकता है, तो आप कहोगे सर कैसे भी करके इस, अगर 1 को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं ना ऊपर और नीचे, तो कोई फर्क पड़ेगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कर दो फिर, -1 × 4 -4, 4 × 1 4, c/a। अब यहाँ जब तुम कंपेयर करने लगते हो तब तुम एक चीज देखते हो कि a की जो वैल्यू है ना, a का जो कंपैरिजन रेशियो है वो 4 हो गया है। हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। अब बात बन गई, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ कुछ और भी मल्टीप्लाई करोगे ना, नहीं ऊपर नीचे कुछ भी कांस्टेंट, तो वो अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम इसको ही मान के चलते हैं कि वो कोई ना कोई कांस्टेंट होगा, उसको अवॉइड करते हैं। तो यहाँ से मुझे पता चला कि a मैंने फिगर आउट किया 4, तो अब मेरी b की वैल्यू क्या है, देखो -b को कंपेयर कर रहे हैं 1 के साथ, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, है ना, b -1 रखेंगे तभी 1 बनेगा। c की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है -4। अब तुम्हें स्टैंडर्ड फॉर्म हमने ऊपर लिख ही रखी है, क्या थी, ax² प्लस bx प्लस c। तो अब जो a b c की वैल्यू आई थी ना, उसको पुट कर दो। a है 4x², b है -1x, c है -4। अब इसके साथ कुछ भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो रूट तो वही निकल गए ना, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। होप समझ में आया होगा। देखो सिमिलरली ऐसे ही है, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, बार बार उतनी चीजें लिख नहीं रहा हूँ। सम ऑफ मतलब मीन अल्फा प्लस बीटा मुझे दिया हुआ है √2, प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि अल्फा इंटू बीटा मुझे दिया हुआ है 1/3। सम किसके इक्वल था, -b/a के। प्रोडक्ट किसके इक्वल था, c/a के। तो ये बार 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 जब रिपीटेडली तुम करोगे ना, तो चीजें आसानी से समझ में आने लगेगी। अब देखो यहाँ कुछ नहीं है नीचे, तो इसका मतलब 1, बट एक जब कंपैरिजन करने जाता हूँ तो यहाँ नीचे 3 है और यहाँ 1 है, तो इस 1 को 3 बनाना आसान है, तो बना देते हैं मल्टीप्लाई करके। देखो a की वैल्यू मुझे यहाँ से पता चली, वो क्या है 3। b की वैल्यू क्या आएगी, देखो माइनस, अगर इधर प्लस दोनों तरफ माइनस है तब तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, वरना -3√2 आ गया। c की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है, वो है 1। गुड। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c। और एक चीज और बताऊं, जब भी तुम मैथ करते हो अकेले में बैठ के करो, बोल बोल के करो, ऐसा लगना चाहिए सामने तुम किसी को समझा रहे हो, या अपने दोस्त को पकड़ लो उसको बताओ। 3x², एक सवाल तुम उसको समझाओ, एक वो तुम्हें समझाएगा। कोई शर्म नहीं है पढ़ाने में, कोई शर्म नहीं है, सीखना लर्निंग बढ़ जाती है।
ये लो जी हमारा आंसर हो गया, आसान सा। ऐसे ही देखो इन दोनों के नीचे 1 1 है तो आसानी से हो जाएगा। आई होप यू कैन सॉल्व इट इटसेल्फ। सिमिलरली ये भी बहुत इजी है, ऑब्वियसली प्रैक्टिस करो। डेफिनेटली फॉलो द सेम प्रोसेस। थैंक यू सो मच। अगर तुम्हें इससे कुछ हेल्प मिलती है तो तुम इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हो। थैंक यू क्लास।